वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, हमने लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था। अगर आपको सभी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उसी को आगे पढ़ते हुए वसा के बारे में। तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। तो वसा भी हमारे यही है, ये भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और किससे मिलके बने होते हैं, हमारे ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि वसा कितने प्रकार की होती है। वसा हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संतृप्त वसा, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। एक होती है हमारी असंतृप्त वसा या सी कह सकते हैं अनसेचुरेटेड हमारी फैट होती है। तो क्या होती है हमारी सेचुरेटेड और क्या होती है हमारी अनसेचुरेटेड? तो सामान्य ताप या रूम टेम्परेचर पे जो भी हमारी वसाएं ठोस अवस्था में मिलती हैं उनको हम कहते हैं सेचुरेटेड या संतृप्त वसा। जबकि सामान्य ताप पर जितनी भी वसाएं हैं हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होती हैं, उन सभी वसाओं को कहते हैं असंतृप्त वसा या अनसेचुरेटेड फैट्स होती हैं। तो संतृप्त वसा के एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जैसे आपका मक्खन है, घी है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये ज़्यादातर हमें सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम इनको गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, फिर इसको रख देते हैं तो फिर से घी हमारा क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। जबकि हमारा सरसों का तेल होता है या सोयाबीन का तेल होता है, ये हमारा सर्दियों में भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, जमता नहीं है। तो जो जमते नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, वो हमारे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त वसा। अब बात की जाती है कि हमारे भोजन में किन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, हमें भोजन में क्या ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, क्या कम मात्रा में लेना चाहिए। तो जो संतृप्त वसा होती है यह हमारे शरीर में रुधिर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। अब ये रुधिर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज या वेन्स होती हैं जिनके माध्यम से हमारा रक्त एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है, उनके बीच में हमारा फैट जमा होने लगता है। अगर उनके बीच में फैट जमा होगा तो फिर हमारा जो खून के रास्ते होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद होने लगेंगे, और फिर हमारे हार्ट को कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो जो संतृप्त वसा होती है वो रुधिर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, और रुधिर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वर्ड कहते हैं। भाई एक प्रकार की बीमारी होती है, तो इसी क्या बोलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, रुधिर के कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि वसा जो होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा देती हैं, लेकिन ये इंस्टेंट ऊर्जा नहीं देती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि हमारे शरीर में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट जाता है हमें ऊर्जा मिलने लगती है। लेकिन वसा कैसे काम करना शुरू करता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती है, ग्लूकोज प्राप्त नहीं हो रहा होता है, तो ये जो हमारे शरीर में वसा होती है एडिपोस ऊतक में संचित होती रहती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है अर्थात ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो वही संचित वसा ही हमें ऊर्जा देने का काम करने लगती है। और अगर बात करी जाए कि हम 1 ग्राम अगर वसा को लेते हैं तो लगभग हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करते हैं यहीं पे वसा का जो पाचन है, ये वसा का पाचन हमारा लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, और लाइपेज एंजाइम हमारा इन्हीं को या वसा को वसीय अम्लों या ग्लिसरॉल में बदलता है। और ये जो वसा होती है हमारे शरीर के लिए काफ़ी मात्रा में मतलब काफ़ी चीज़ों में आवश्यक होती है, कि अगर वसा की मात्रा हमारे शरीर में कम होगी तो हमारी त्वचा में रूखापन होगा। तो वसा के कारण ही हमारा शरीर कैसा रहता है, थोड़ा चिकना महसूस होता है। और अगर बात की जाए कि हमारे दैनिक आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो दैनिक आहार में प्रतिदिन मतलब हमें लगभग 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो वसा के बारे में यही है। और बाकी हमारे वसा क्या करती है कि जो हमारे नेत्र गोलक होते हैं या जननाद होते हैं,
इनमें झटके ना महसूस हों, इसलिए वसा की आवश्यकता हमें होती है। तो अगला न्यूट्रिएंट्स हमारा है प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में बात करी जाए तो ये हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है, हमारे शरीर की मरम्मत करने में सहायक होता है। जनरली आपको पढ़ने का मिलेगा कि प्रोटीन की खोज किसने करी है, जे बर्जीलियस ने की है। तो एग्ज़ाम के अंदर भी जे बर्जीलियस का ही एग्जाम्पल मिलेगा। लेकिन अगर बात करें हम सबसे पहले प्रोटीन शब्द के बारे में हमें बताया किसने है, तो रॉडर जोहान्स मोल्डर ने बताया है। लेकिन उसका नामकरण किसने करा है, वो जे बर्जीलियस ने किया है। तो ज़्यादातर हमें देखने को क्या मिलेगा, जे बर्जीलियस देखने को मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन क्या होते हैं? एक प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं या अमीनो अम्लों के बहुलक ही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन जो है हमें कितना आवश्यक होता है। तो प्रोटीन की अगर बात की जाए तो सामान्यतः अगर बात करें हम इसमें, तो हमारे शरीर का जो वजन होता है केजी में, जैसे मान लीजिए कोई 70 किलो का है कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति मान लीजिए 80 किलो का, तो जो 70 किलो का है तो उसे लगभग 70 ग्राम आवश्यक होगा, जो 80 का है उसको लगभग 80 ग्राम आवश्यक होगा। तो वही हमने औसतन लिखा होगा कि हमारे दैनिक आहार में प्रोटीन लगभग 70 से 100 ग्राम की आवश्यकता लेके आता है, ठीक है ना। और हम भी बताया कि प्रोटीन जो होते हैं हमारे किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अमीनो एसिड्स हमारी प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड मौजूद हैं, जिसमें से हमारे शरीर में केवल कितने हैं, 20। और उस 20 में से भी 10 आवश्यक प्रोटीन होते हैं या आवश्यक हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और 10 कैसे होते हैं, अनावश्यक होते हैं। आवश्यक कौन से होते हैं, जिनका संश्लेषण, साइंस में जहाँ भी संश्लेषण आएगा, संश्लेषण का मतलब है कि जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बन पाते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। इसका मतलब वो हमारे लिए कैसे हैं, आवश्यक हैं। लेकिन जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है तो उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं को हमने क्या कहा है, अनावश्यक। तो अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के लिए कैसे प्रोटीन है, आवश्यक प्रोटीन है, उनके बारे में जान लें। तो पहला हमारा आवश्यक जो प्रोटीन है, एसेंशियल हमारा प्रोटीन कौन सा है, एक है हमारा ल्यूसिन, और दूसरा हमारा आइसोल्यूसिन, और एक हमारा है तीसरा वेलिन। तो इनको थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आप लोग जानते होंगे जितने भी जिम वगैरह जाते हैं लोग, तो उनको कुछ ना कुछ प्रोटीन पीने के लिए बोला जाता है, और लोग लेते भी हैं। तो उसमें बोलते हैं कि आइसो प्रोटीन लीजिए। देखा होगा वहाँ पे लोग आइसो प्रोटीन देते हैं। आइसो प्रोटीन क्या करता है कि हमारे शरीर में स्ट्रेंथ लाता है। यह हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। तो ज़्यादातर लोगों में पावर प्रोवाइड करने के लिए लोग क्या लेते हैं, आइसोल्यूसिन लेते हैं। और वही ल्यूसिन भी है, वो भी हमारे शरीर को क्या देता है, पावर, एक प्रकार की ऊर्जा देता है। और कुछ लोग जाते हैं अपना फैट कम करने के लिए, तो उनको एक नई चीज़ दी जाती है जिसका नाम होता है वेलिन। तो ये हमारे शरीर से क्या करता है, वसा को हटाता है या फैट को क्या करता है, बर्न करता है। तो वेलिन लेकर हम क्या कर सकते हैं, फैट को बर्न कर सकते हैं। अगला जो हमारा आवश्यक प्रोटीन या हमारा अमीनो एसिड होता है उसका नाम है आर्जिनिन। क्या है हमारा, आर्जिनिन। आर्जिनिन भी काफ़ी हेल्पफुल हमारा प्रोटीन होता है, जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन में, मतलब रक्त के संचार में सहायक होता है। और अगर रक्त के संचार में सहायक है तो इसका मतलब ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होगा, या हार्ट के लिए आवश्यक हमारा होगा प्रोटीन। क्या है, उसका नाम आर्जिनिन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय के लिए आवश्यक प्रोटीन कौन सा है, तो आर्जिनिन। क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा आवश्यक जो है वो है हमारा हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन के बारे में बताया जा रहा है कि हिस्टिडीन जो होता है हमारा, इससे निकलता है हमारा हिस्टामिन नामक एक हार्मोन। हिस्टामिन नामक हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन हमारे शरीर में एलर्जी, अल्सर या अनीमिया को रोकने में क्या होता है, सहायक होता है। तो एलर्जी, अनीमिया या अल्सर
इन सभी को रोकने में सहायक कौन सा हमारा है? हिस्टामिन नामक हार्मोन। और ये हिस्टामिन नामक हार्मोन को निकालने या उसको श्रावण करने के लिए सहायक हमारा कौन होता है? हिस्टिडीन होता है। कौन होता है? हिस्टिडीन। अगला हमारा है मिथियोनिन। कौन सा है? मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या करता है? यूरिन डिसऑर्डर को ठीक करता है। यूरिन डिसऑर्डर मतलब जो लोग टॉयलेट जाते हैं उनके ऑर्डर को ठीक करता है, और साथ ही साथ हमारे लीवर में कई सारी खराबी आती हैं, उन खराबियों को ठीक करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइसिन। लाइसिन हमारा हर्पिस बीमारी को ठीक करने में सहायक होता है। हर्पिस बीमारी क्या होती है कि कई सारे लोगों में, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष, उनके जनन अंगों में घाव आदि हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? लाइसिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है ट्रेप्टेनिन। तो ट्रेप्टेनिन के बारे में बता देते हैं। तो ये हमारा होता है कि मिलेटोनिन को बढ़ाता है। मिलेटोनिन एक प्रकार का हमारे शरीर में निकलने वाला पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। तो अगर हमारे शरीर में मिलेटोनिन की कमी होती है तो नींद नहीं आने लगती है। तो नींद के लिए आवश्यक हमारा कौन सा है? ट्रेप्टेनिन होता है, जो नींद के लिए आवश्यक है। अगला हमारा है फिनाइल एलेनिन। तो ये हमारे शरीर में डिप्रेशन को रोकता है। किसको रोकता है? डिप्रेशन को। और साथ ही साथ अगर डिप्रेशन को रोकेगा तो फिर हमें खुशी प्रदान करेगा। तो अगर हमारा कह दिया जाए कि खुशी के लिए आवश्यक कौन सा हमारा प्रोटीन है, तो आप क्या बताएंगे? फिनाइल इलेनिन। और अगला हमारा है थियोनिन। कौन सा है? तो आप जानते होंगे चाय से हमें ये प्रोवाइड करता है, चाय प्रोवाइड करता है। और चाय पीने से लोग ज़्यादातर क्या अपने आप में महसूस करते हैं? रिलैक्स महसूस करते हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए आवश्यक कौन सा हमारा? थियोनिन है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। तो धन्यवाद।